दोस्तों, इस वक्त की सबसे महत्वपूर्ण जो घटना जिसके बारे में हर टेलीविजन चैनल के ऊपर चर्चा की जा रही है वो है पुतिन और ट्रंप की मीटिंग की। पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट और डोनाल्ड ट्रंप जो यूएसए के प्रेसिडेंट है, दोनों ने अलास्का में मीटिंग की। अलास्का एक वो शहर है जिसको अमेरिका ने 1866 में रशिया से खरीदा था। इस समय ये रशिया का देश का एक हिस्सा है। इस समय ये अमेरिका के देश का एक हिस्सा है और यहाँ पर दोनों दिग्गज व्लादिमीर पुतिन यूएसएसआर के प्रेसिडेंट और अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप मिले। टेलीफोन पर बातचीत तो इन्होंने कई बार की और आपस में मिलने का ये इनको सौभाग्य प्राप्त हुआ। और इसके पीछे विटकॉफ जो थे अमेरिका के एनवॉय जो रशिया गए थे अभी पिछले हफ्ते, और उन्होंने जाके पुतिन के साथ मुलाकात की थी। और इस मीटिंग का सारा जो श्रेय है वो ट्रंप को जाता है, क्योंकि ट्रंप ने इस मीटिंग का आयोजन करवाया। और इसका उद्देश्य सिर्फ इतना ही था कि दोनों देश चाहते हैं कि यूक्रेन रशिया की जो चली आ रही पिछले 3.5 साल से युद्ध है उस पे विराम लगा दिया जाए। सभी जानते हैं और बड़ी अटकलें तेज हैं कि ट्रंप की ये कोशिश है कि वो युद्ध को विराम लगाने के बाद क्लेम करेंगे नोबेल पीस प्राइज के लिए, जिसके लिए वो लड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ पुतिन के लिए भी ये बहुत बड़ी विन विन सिचुएशन होगी अगर ये सीज फायर हो जाती है ट्रंप के कहने पे, क्योंकि पुतिन जो यूक्रेन पर हमला करते हैं, वैसे तो 2014 में भी उन्होंने यूक्रेन पर आक्रमण किया था और 2014 के बाद 2022 में दोबारा ये हमला जो है वो कर दिया जाता है। ये यूक्रेन के ऊपर जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं उनको वो हथियाना चाहते हैं, इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। और बहाना ये लगाया गया कि यूक्रेन जो है वो ट्राई कर रहा है नेटो का सदस्य बनने। नेटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना अमेरिका ने 1950 में की थी। इसका मुख्य उद्देश्य ये था, जब कोल्ड वॉर चल रही थी तो अमेरिका को डर था कि ही रशिया जो है, जो कि बहुत बड़ी ताकत बन के उभरा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, वो कहीं उन पर आक्रमण ना कर दे और वो युद्ध में कहीं अकेले ना पड़ जाए। इसके लिए उसने नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा संघ बनाया जिसके जो सदस्य थे उनके साथ ये बाध्यता कर दी गई कि अगर कल को रशिया या उसके साथी मिलकर किसी भी नेटो सदस्य देश के ऊपर अगर आक्रमण करेंगे तो सारे देश मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। मतलब ये ट्रीटी जो थी, दैट वाज मिलिटरी हेल्प टू बी प्रोवाइडेड टू द कंट्री विच वाज द मेंबर ऑफ द नेटो। सो ये उस समय का संघ चला रहा था, जो कि 10 देशों के साथ इसकी शुरुआत हुई, लेकिन इस समय इसके 32 सदस्य हैं और यूक्रेन भी चाहता था नेटो का सदस्य बनना। अगर हम मैप पर देखें तो मैं आपकी मैप की तरफ नजर दौड़ाना चाहता हूं। ये है यूक्रेन का इलाका, ये यूक्रेन का इलाका, और ये जितने भी इलाके यहां पे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 15 कंट्रीज हैं जो 1990 में रशिया से अलग हुए, आजाद हुए, और 1990-91 तक रूस के अधीन थे ये मुल्क, लेकिन अब ये आजाद देश हैं। लेकिन रशिया को इनकी आजादी जो है, खास तौर पर यूक्रेन की, वो रास नहीं आ रही, क्योंकि सबसे पहले रशिया ने इसके इलाके क्रीमिया पर कब्जा किया। अगर हम मैप में देखें, यहां पे क्रीमिया पड़ता है, इसके ऊपर कब्जा किया बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। और यही एक इलाका है जो ऐसे लगता है यूक्रेन से अलग थलग है। अगर हम मैप में देखें तो ऐसे लगता है जैसे यूक्रेन से सेपरेट है, लेकिन सेपरेट नहीं है। इट इज वेरी मच यूनाइटेड एंड पार्ट ऑफ द यूक्रेन, बट अमेरिका हैड ऑक्युपाइड इट। और उसके बाद उन्होंने खार्किव, दमास्कस, ऐसे 4 और महत्वपूर्ण इलाके हैं यूक्रेन के जिनके ऊपर कब्जा कर रखा है। इसको हमें समझना होगा कि
रूस जो है वो यूक्रेन को पूर्ण तौर पर हड़पना चाहता है। इसके पीछे सारे कहेंगे कि रेयर अर्थ मैग्नेटिक सोर्सेज वहां पे पड़े हुए हैं, इसके अलावा पेट्रोलियम है और बहुत से ऐसे मिनरल्स हैं, यूरेनियम है जो वहां पे उसको मिल सकता है और जिसे वो खोना नहीं चाहता। और इसका ज्यादा महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि ये जो रिसोर्सेज हैं इनके लिए ज़ेलेंस्की ने, जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ट्रंप को कह दिया था कि मैं आपको ये जो इलाके हैं जहां पे ये यूरेनियम और रेयर अर्थ मटेरियल जो पड़े हुए हैं मैं आपको दे दूंगा। कुछ शर्तें थी उनकी। कहने का भाव ये है कि इसका मतलब वहां पर ये रिसोर्सेस हैं जिनके ऊपर रशिया अपना कब्जा करना चाहता है, लेकिन अमेरिका इसके ऊपर अपना कब्जा करना चाहता था। लेकिन हमारे जो ट्रंप हैं उनकी इस समय यही ख्वाहिश है कि वो साबित करना चाहते हैं दुनिया को कि मैं सारी दुनिया में शांति स्थापित करना चाहता हूं, मैं शांति का मसीहा हूं। इसके लिए उन्होंने भारत पाक युद्ध का भी हवाला दिया कि मैंने एक बार नहीं 30 बार से भी ज्यादा उन्होंने ये क्लेम किया कि मैंने भारत पाक युद्ध को शांति करवा दी और मध्यस्थता करके उस युद्ध पर विराम लगवा दिया। और उन्होंने इजराइल और हमास गाजा पर चल रहे युद्ध को भी रोकने की बड़ी कोशिश की, मध्यस्थता की और काफी हद तक कामयाब भी हुए। इसी प्रकार इजराइल और ईरान के युद्ध में भी उन्होंने मध्यस्थता करके वहां पे भी युद्ध विराम लगाने की कोशिश की। लेकिन जब वो राष्ट्रपति बने थे तो तब उन्होंने उस समय बहुत ये जोर से कहा था कि मैं सबसे पहले रशिया और यूक्रेन के युद्ध को विराम लगा दूंगा। लेकिन काफी देर होने के बावजूद इन दोनों में युद्ध जो है वो चला आ रहा है और ट्रंप की ये बहुत जबरदस्त कोशिश है कि यूक्रेन और पुतिन के बीच में चल रहे, रशिया के बीच में चल रहे युद्ध में विराम लगवा दे। इसके लिए उसने कई पहले भी कोशिशें की। किसी प्रकार ज़ेलेंस्की जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं उनको अपने पास बुलाया और उनको समझाने की कोशिश की, धमकाया भी और बड़े जो कुछ तरीके हो सकते थे अपनाए ताकि वो मान जाए युद्ध पे विराम लगाने के लिए। और हम भूले नहीं वो घटना को जब ट्रंप के पास वो ओवल ऑफिस में उनके साथ मिलते हैं और उनकी तू मैं शुरू हो जाती है और ज़ेलेंस्की को वो बुरा भला कहते हैं, ज़ेलेंस्की की बेइज्जती भी करते हैं और वो बेइज्जत होकर वापस अपने देश लौट जाता है। लेकिन वो युद्ध को विराम लगाने के लिए तय शर्तों पे तैयार नहीं होता। उसका कहना था कि यूक्रेन की जो मान मर्यादा है उसको ताक पर लगाकर पुतिन के आगे घुटने टेक देने से अच्छा है कि वो यूक्रेन जो है वो रशिया के साथ लड़ता रहे। वो बात जब हाथ से निकल गई तो उन्होंने पुतिन को इसके लिए मीटिंग करने की कोशिश की और अलास्का में अब ये कल मीटिंग दोनों के बीच में हुई और दोनों में कोई 1 घंटा के करीब बातचीत भी हुई जिसके बारे में खुलकर किसी को कोई पता नहीं है। दोनों ने प्रेस को सिर्फ इतना कहा कि जो वार्तालाप हुई दोनों के बीच में वो बहुत अच्छी थी और सहमति हुई है बड़ी बातों पे और कोशिश जो है आगे जारी रहेगी। और जाते जाते पुतिन ट्रंप को इनविटेशन दे गए कि नाउ यू कम टू रशिया। उन्होंने अंग्रेजी में ये 2 शब्द बोले जो दोनों की आपसी संबंध, जो मित्रता को दर्शाते हैं। क्योंकि कोई भी इस वार्तालाप का मुख्य जो कारण है, मुख्य जो बातचीत हुई सामने नहीं आई, ना ही ट्रंप ने इसके बारे में कोई खुलकर खुलासा किया है, इसलिए हर कोई अपने अपने कायफे लगा रहा है, अपने अपने अनुमान लगा रहा है कि क्या हुआ होगा, कैसे बात हुई होगी, किसकी विजय हुई, किसकी हार हुई। और अगर हम विजय और हार की बात को लेके चलें तो देखो हार तो ना ट्रंप की होनी है, क्योंकि ट्रंप ने क्या हारना है। ट्रंप की स्टेक पे है एक नोबेल पीस प्राइज, वो भी जो
प्रेस कहती है या हम लोग सोचते हैं कि वो इस दिशा में कार्य कर रहा है कि उसको नोबेल पीस प्राइज मिल जाए, क्योंकि वो ये साबित करना चाह रहा है कि मैं दुनिया का शांति दूत बनकर आया हूं और मैंने जहां जहां भी युद्ध हुआ वहां पे विराम लगाने की कोशिश की। दूसरा, ट्रंप जो है वो रूस को मनाने में इस वार्तालाप के दौरान कामयाब नहीं रहा, क्योंकि अगर कुछ नतीजा निकला होता तो उसका वो व्याख्यान जरूर कर देते, लेकिन दोनों पार्टीज ने कोई भी बयान नहीं दिया। नंबर 3, पुतिन की हार या पुतिन की जीत। पहली बात तो यह है कि पुतिन के लिए यह बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि उसको अमेरिका ने बुलाया। पुतिन अपनी शर्तों पे अड़े हुए हैं। नंबर 1, वो चाहते हैं कि यूक्रेन को नेटो का सदस्य ना बनाया जाए। मैं अभी नेटो के बारे में बता के हटाऊं। वो नहीं चाहते कि किसी भी तरह नेटो का देश नेटो में उसको सदस्यता दी जाए, और इसके लिए ट्रंप ने पहले ही कह दिया था कि यस, वी विल नॉट इंट्रोड्यूस हिम इनटू नेटो ग्रुप। नंबर 2, पुतिन का जाना क्या है? पुतिन ने तो लेना ही है, क्योंकि जो जो वो इलाके जीत चुके हैं अब तक, वो चाहते हैं कि वो इलाके उन्हीं के पास रहे। और अगर वो इस बात को मनाने में कामयाब हो जाते हैं, चाहे इस मीटिंग में नहीं हुए, अगली मीटिंग में जो मॉस्को में उन्होंने डिसाइड किया होगी, तो वो उनके लिए बड़ी विन विन सिचुएशन होगी। लेकिन क्या ये जो सिचुएशन है किसी भी तरह यूरोपियन यूनियन को मंजूर होगी? जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, जो कि इतनी महत्वपूर्ण देश हैं और जो इतनी देर से, पोलैंड भी इतनी देर से यूक्रेन की मदद करते आ रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं यूक्रेन एक बहुत छोटा सा देश है रशिया के सामने, और उसका रशिया के साथ लड़ना कोई आसान बात नहीं है। बहुत असंभव है कि कभी भी यूक्रेन रशिया से जीत सके। लेकिन यूक्रेन के लोगों ने और यूक्रेन की सरकार ने, खास तौर पर जेलेंस्की और उसके सहयोगियों ने डटकर रूस का सामना किया। लेकिन यह सामना वो अकेले नहीं कर सकता था, इसमें यूरोपियन यूनियन और नेटो देशों ने उसकी पूरी मदद की। चाहे ओपनली उसको अपना सदस्य नहीं बनाया, लेकिन फिर भी हर प्रकार से उसकी सहायता की। अगर ये उसका सदस्य होता नेटो का, तो ये जो मदद लुक छुप कर हो रही है, तो ये ओपनली होती, तो शायद रूस कभी भी यूक्रेन को जीत ना सकता। अब होना क्या है, इसमें दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण समझने वाली हैं। अगर यूक्रेन हार जाता है और उसके इलाके क्रीमिया, खास तौर पर, मैंने आपको आगे भी मैप में बताया, ये क्रीमिया बिल्कुल अलग थलग है, अगर ये इलाका भी रूस को चला जाता है तो ये बहुत बड़ी रशिया के लिए विजय होगी। और एक बात हम मान लेंगे कि रशिया ने, हु इज एन एग्रेसर, जिसने जबरी यूक्रेन पे आक्रमण किया है, तो हमने तो उसे मौका दे दिया कि इस प्रकार कोई भी देश किसी दूसरे देश पे, अगर वो ताकतवर है, आक्रमण करके अपनी मनमानी कर सकता है और उसके इलाके छीन सकता है। याद रहे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के युद्ध का कारण भी यही था। क्यों? क्योंकि जब जापान ने मंचूरिया पे आक्रमण किया और मंचूरिया के ऊपर कब्जा कर लिया, तो यूनियन लीग ऑफ नेशंस जो थी कुछ नहीं बोली। क्रिटिसिज्म चाहे करते रहे, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। और उसको देखा देखी जर्मनी भी आगे बढ़ गया और उसने भी आक्रमण करने शुरू कर दी। सेम सिचुएशन यहां होने जा रही है। अगर ट्रंप, चाहे वो अपनी पीस सेटलमेंट नोबेल पीस प्राइज के लिए ये कर रहा है, तो अगर वो इसको करता है और इसके करने में, वो पीस स्थापित करने में कामयाब हो जाता है और रशिया की शर्तें मान लेता है कि तुमने जो जो इलाके जीत लिए वो तुम्हारे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल ये कोई मध्यस्थता होगी। नंबर 2, जिस देश के साथ ये समझौता होना चाहिए यूक्रेन,
उसके प्रेसिडेंट को तो साथ बिठाया ही नहीं जा रहा। भविष्य किसका डिसाइड किया जा रहा है? यूक्रेन का, और यूक्रेन से पूछा भी नहीं जा रहा। ये तो कोई समझौता ना हुआ और ये कोई अच्छी बात नहीं है। इसके बारे में कोई भी देश नहीं बोल रहा। इसका मतलब ट्रंप जो चाहे, जिस तरह का वो फैसला करता है, सभी देशों को मान्य होगा। और ये कहां तक का न्याय होगा यूक्रेन के साथ कि उसको पूछे बगैर, उसको समझौते में शामिल किए बगैर आप अपना न्याय दे दें, अपना फैसला सुना दें और उसको बाध्य करें कि तुम पुतिन की लाइन जो है उसको टो करो। द वे ही वांट्स, यू विल हैव टू एक्सेप्ट इट। आई डोंट थिंक दैट दिस इज एडमिसिबल फ्रॉम एनी एंगल। कल को फिर चाइना जो है वो ताइवान पे आक्रमण कर देगा और ताइवान को जीत लेगा। वैसे भी ताइवान तो उसी का है, तो फिर वो तो क्लेम कर रहा है, वो ले लेगा। फिर ना बोलना, फिर इस प्रकार एक दूसरी किस्म की होड़ शुरू हो जाएगी जो शायद हमें तीसरी वर्ल्ड वार की तरफ ले जाए। इस समय पुतिन के ऊपर सबसे ज्यादा इकोनॉमिक सैंक्शंस लगी हुई है। तो क्या ट्रंप ये सारी इकोनॉमिक सैंक्शंस उठा देगा? और अगर ये इकोनॉमिक सैंक्शंस उठ जाती हैं तो इससे ज्यादा पुतिन के लिए विजयी युद्ध, मतलब विजयी घोष और कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि इतनी सैंक्शंस होने के बावजूद रशिया अपनी आर्थिक स्थिति के साथ समझौता करता आ रहा है और वो यूरोप से लड़ता आ रहा है। और अगर ये उसकी विजय हो जाती है तो इसका मतलब हमने, मतलब यूरोपियन यूनियन ने ये मान लिया कि जो पुतिन कर रहा है वो ठीक है। और अगर ऐसा समझौता होता है, हो सकता है ट्रंप की नोबेल पीस प्राइज वाली जो सीढ़ी है वो पायदान पूरी हो जाए, लेकिन ना तो यूक्रेन को और ना ही यूरोप के देशों को शायद मान्य होगा। ये कह देना कि ट्रंप की कोशिश है, ट्रंप की कोशिश जरूर अच्छी है, उसको समझौता कराने में, युद्ध को विराम लगाने में कोई रोक नहीं रहा। लेकिन युद्ध विराम का मतलब ये नहीं कि युद्ध विराम खरीदा जाए। पीस ट्रीटी को खरीदना और पीस ट्रीटी लेवल पे बिठा के, बराबरता के ऊपर रख के अगर वो की जाए तो बेहतर होगी। नहीं तो इसका बाद में धीरे धीरे आलोचना का ट्रंप बायस बनेंगे और कुछ नहीं मिलने वाला। और ये भारत के लिए कितना अच्छा और बुरा होगा, ये तो बात की बात है। थैंक यू सो मच।